देखिए आज जो मैथ का चैप्टर होगा 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में त्रिविमीय ज्यामिति भी कहते हैं, या तो इसको शॉर्ट में हम सिंपल क्या कहते हैं 3D कहते हैं। 3D और 2D ये क्या होता है समझते हैं, जानते हैं? एक होता है 2D और एक होता है 3D। और 2D का मतलब हो गया जिसमें x y एक्सिस रहेगा केवल, है ना, यानी जिसमें केवल प्लेन रहेगा। 2D क्या दिखाता है, कोई प्लेन को दर्शाता है। जैसे कि ये बोर्ड है तो बोर्ड किस में रहेगा, 2D में है। ये बोर्ड कितने डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन में, मतलब इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई रहेगा। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। एक डायमेंशन लंबाई, एक डायमेंशन क्या रहेगा, चौड़ाई। तो जितना भी सरफेस है, जितना भी प्लेन है, सब किस में आएगा, 2D में आएगा, 2 डायमेंशनल में आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन वही भी हम बात करते हैं स्पेस का। स्पेस का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो जाता है। लंबाई भी रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा और क्या रहेगा, ऊंचाई भी रहेगा, तो वो 3D में आ जाएगा। किसमें आएगा, 3D में, 3 डायमेंशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 3D का मतलब क्या रहेगा, मतलब ऊपर भी जा सकते हैं और प्लेन पर भी चल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हेलीकॉप्टर चल रहा है, उड़ रहा है, तो किस डायमेंशन में उड़ रहा है, कितने डायमेंशन उड़ रहा है, 3 डायमेंशन में चल रहा है। अगल बगल ऊपर नीचे किसी दिशा में ये जा सकता है। लेकिन कोई बस चल रहा है, वो कितने डायमेंशन में चलेगा, 2 डायमेंशन में चलेगा, क्योंकि जब भी चलेगा प्लेन पर ही चलेगा। प्लेन से ऊपर नहीं, सतह पर चलेगा, सरफेस पर ही, सरफेस से ऊपर ये नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया, 2D का मतलब 2 डायमेंशन जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। 3D का मतलब क्या होगा, 3 डायमेंशन जिसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई हो। और 2D में 2 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओनली 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और क्या रहेगा, वाई एक्सिस। तो थोड़ा सा 2D का कंसेप्ट देखिए। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, कौन कौन सा, लेंथ एंड ब्रेड्थ, हो गया, लेंथ एंड क्या रहेगा, ब्रेड्थ। इसमें 2 डायमेंशन होता है। समझ में आ रहा है? दूसरा इसमें 2 एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस एंड क्या होगा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस रहेगा एंड वाई एक्सिस होता है। यानी इसमें हम ये जो किसी एक्सप्रेस करेगा तो किसी प्लेन का एक्सप्रेस करता है। 2D क्या बताता है, कोई प्लेन के बारे में बताता है, यानी प्लेन जिसको हम समतल भी बोलते हैं हिंदी में, क्या होगा, प्लेन या सरफेस। प्लेन या क्या बताएगा, सरफेस के बारे में बताता है 2D। समझ है ना? और 2D में एक्स वाई एक्सिस इस तरह से लेते हैं, जैसे कि इधर हो गया एक्स, इधर क्या हुआ एक्स डैश, ऊपर वाई, तो नीचे क्या देगा, वाई डैश। इसको एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन को, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस करते हैं। और जो जहाँ तो दोनों कट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑरिजिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑरिजिन। तो 2D को हम प्लेन पर, बोर्ड पर आराम से बना सकते हैं। देखिए आराम से बन गया है, सब बॉडी पर लाइन है, जितना भी लाइन दिख रहा है सब किस पर है, आपका बोर्ड पर है। बोर्ड से अंदर बाहर कोई लाइन नहीं है। समझ आप? और 2D में जो भी पॉइंट दर्शाना होता है, कोई पॉइंट यदि दिखाना है, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट होता है, एक कोऑर्डिनेट होगा, वो एक्स होगा, एक क्या होता है, वाई। इस प्रकार से हम पॉइंट दिखाते हैं एक्स वाई करके। क्या दिखाते हैं, एक्स वाई करके। और 2D आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, 10th क्लास में, 9th क्लास में भी होगा। ठीक है, यहाँ जो हमें पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, 3D के बारे में पढ़ना है। 3D का मतलब ये हो गया स्पेस। 3D का मतलब क्या हो गया, स्पेस हो गया। इसमें लेंथ रहेगा, ब्रेड्थ रहेगा और हाइट भी रहेगा, 3 डायमेंशन रहेगा, लेंथ, ब्रेड्थ और क्या होगा, हाइट। 2D के बाद 3D, 3D के बाद क्या 4D भी होगा, नहीं 4D नहीं होता है, वो अलग है। 1 2GB 2G 3G 4G वो जीव है, ये D है। मोबाइल में होता है 2G 3G 4G 5G 6G है ना, तो वो G है, तो G 6 7 8 9 10 चलते रहेगा। लेकिन D क्या रहेगा, 3 तक ही रहेगा। 3D में स्पेस आ ही गया, तो स्पेस से अलावा क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं सकता है। चलिए ठीक है, तो 4D की कल्पना तो अभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3D में कौन कौन होगा, पहला लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और क्या होगा, हाइट होगा। 3 डायमेंशन रहेगा, लेंथ, ब्रेड्थ और क्या रहेगा, हाइट। इसमें कौन कौन सा एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस होगा और क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रहेगा, है ना। अगले पॉइंट, ये क्या चीज के बारे में एक्सप्रेस करता है, बताता है, तो स्पेस के बारे में। क्या बताता है, स्पेस। स्पेस का मतलब समझ रहे हैं ना,
हाँ, जिसमें हम समा सकते हैं। सरफेस का मतलब जिस पर हम रह सकते हैं, चल सकते हैं। स्पेस का मतलब जिसमें क्या समा सकते हैं। तो स्पेस के बारे में बताया, जैसे कि एक कमरा है 2D में कि 3D में, 3D में। ये रूम जो है 3D में है, लेकिन एक दीवार लेते हैं तो वो क्या रहेगा 2D में है। समझ रहे हैं, सरफेस हो गया तो क्या होगा 2D में। तो आज हम 3D के बारे में पढ़ना है। और 3D का मतलब तीनों होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। तो बोर्ड पर लंबाई चौड़ाई बन जाएगा, लेकिन ऊंचाई कैसे बनाइएगा, लाइन खिंचाएगा। तो इसको हम थोड़ा इमेजिन करके टेढ़ा करके मान लो बोले तो इस तरह से, ठीक है। इसमें स्पीच रहेगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखिएगा। देखिए कौन सा है, दो इसमें 3 लाइन है ना। 2 लाइन जो रहेगा किस पर रहेगा, प्लेन पर रहेगा, और एक लाइन प्लेन से क्या रहेगा, बाहर रहेगा। 2 लाइन प्लेन पर और एक प्लेन से क्या रहेगा, बाहर है। इसको मान लेते, ये जेड एक्सिस है, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको क्या मान लेते हैं एक्स एक्सिस। इसमें कितना स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, किसको एक्स वाई जेड माने, समझ रहे हैं। जिसको मन है मान लीजिए, चलेगा। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो इसको पहले से एक्स मानते आए हैं तो एक्स भी मान लीजिएगा, इसको वाई मानते आए हैं तो वाई मानिएगा, जो बच गया उसको जेड मानिएगा, इसलिए मान सकते हैं। क्या तो फिर इसको जेड, इसको वाई, इसको क्या हो गया एक्स। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, समझ रहे हैं कि किसको एक्स वाई और किसको क्या माने जेड माने। क्योंकि पता है ये जो लाइन है ये इस पर नहीं है, ये लाइन ऐसे है, समझ रहे हैं। ये जो 3 लाइन खिंचाया है वो किस ढंग से है, 3 लाइन है इस टाइप से है। देखिए 2 लाइन तो प्लेन पर रहेगा, 2 लाइन ऐसे क्या है प्लेन पर है, एक लाइन इस तरह से होगा, एक लाइन इस तरह से, 2 को तो इस पर हो गया, और तीसरा ऐसे इस तरह से रहता है स्प्रेड। तीनों एक्सिस इस ढंग से रहेगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए एक ये एक्स, यदि ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, और ये क्या रहेगा एक्स, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए स्पेस बता रहा है, बता रहा है, ये क्या बता रहा है स्पेस। इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो लाइन है एक्स वाला है ना, इधर एक्स लिखें, जिसको एक्स एक्सिस बोलिए, क्या बोलिएगा एक्स एक्सिस। ऐसे को जैसे आगे बढ़ाइएगा ना डॉट करके, तो इधर एक्स डैश हो जाएगा ना, उधर एक्स था, इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश, क्योंकि पॉजिटिव तरफ और नेगेटिव तरफ भी रहता है, ठीक है। ये वाई है, जिसको वाई एक्सिस बोलिएगा, और इसको ऐसे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई डैश। ये जेड है तो इधर क्या हो जाएगा जेड डैश हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा जेड डैश। ये हो गया जेड एक्सिस, ये क्या हो जाएगा जेड एक्सिस। इसमें 3 एक्सिस होगा, और जहाँ पर तीनों लाइन कट करता है उसे हम ऑरिजिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन को इसमें 0 0 और 0, 3 एक्सिस कट कर रहा था, 3 0 लेना ऑरिजिन पर, क्या लेना है 3 0। अब प्लेन में 2 एक्सिस कट कर रहा था तो कितने 0 ले रहे थे 2 0 ले रहे थे, समझ में आ रहा है। अब इसमें बताएंगे कि 3D में कोई पॉइंट को कैसे दर्शाया जाता है। कोई एक्सिस पर पॉइंट रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेशन क्या होगा। कोई प्लेन पर, कोई स्पेस में रहेगा, कोई प्लेन पर रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, या कहीं पर रहेगा जनरल पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब 3D में पॉइंट को किस प्रकार से दिखाया जाता है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर 2 पॉइंट रहेगा तो उसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर इसमें डायरेक्शन कोसाइन आता है, उसके बाद फिर डायरेक्शन रेशियो आएगा। पहले डायरेक्शन रेशियो पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर डायरेक्शन क्या आएगा कोसाइन आएगा, क्योंकि रेशियो निकालने के बाद डायरेक्शन कोसाइन निकलता है। कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए नोट करना चाहिए। देखिए कोई पॉइंट दिखाना है 3D डायमेंशन में, तो किस प्रकार से दिखाइएगा। 3D डायमेंशन में कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जनरल पॉइंट जब भी इसके दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन जनरल पॉइंट होता है एक्स होगा, वाई होता है, और क्या होता है जेड, एक्स वाई जेड, ये हो गया जनरल पॉइंट। ये क्या हो गया जनरल पॉइंट जब भी दिखाना है तो एक्स वाई और क्या होता है जेड तक लिखते हैं। पहले एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस
फिर बाई एक्सिस वाला, फिर क्या रहेगा जेड एक्सिस वाला। 2D में एक्स बाई लिखते थे ना, लास्ट में जेड के लिए जोड़ देना है। ठीक है, इधर जेड था, इधर क्या था बाई था, इधर क्या था एक्स। तो जनरल पॉइंट पहले हो गया, इसमें जनरल पॉइंट दिखाना है, गप नहीं कीजिएगा। एक्स बाई जेड, इसके ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, सबका कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, सबका क्या बता रहे हैं कोऑर्डिनेट। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 और 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओरिजिन पर पॉइंट जो लेते हैं तो इसका एक्स एक्सिस में डिस्टेंस भी 0 है, कुछ नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है ओरिजिन से ही। तो एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस 0, वाई एक्सिस में डिस्टेंस भी क्या रहेगा 0, और जेड एक्सिस में डिस्टेंस भी क्या रहेगा 0 रहेगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये इसमें क्या रहेगा 0 0 और क्या रहेगा 0। ऑफ कर दीजिए उधर। तीसरा पॉइंट, अब है कोई प्लेन पर पॉइंट दर्शाना, तो कैसे दिखाइएगा? प्लेन पर है ना, जैसे कि पहला है एक्स बाई प्लेन, इस प्लेन पर एक्स बाई प्लेन, एक्स बाई प्लेन पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, ये यहाँ पर देखना है। बता सकते हैं क्या होगा? एक्स बाई प्लेन पर कोई पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेशन एक्स बाई प्लेन पर पॉइंट है, किस पर है एक्स बाई प्लेन पर है। जैसे कि देखिए तीन कोऑर्डिनेट 3 एक्सिस इस पर का रास्ता जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। ये एक्स मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं बाई मान लेते हैं। एक्स बाई प्लेन कौन सा होगा बता सकते हैं? एक्स बाई प्लेन कौन सा होगा? ये वाला रखा है, एक्स बाई एक्सिस में रखा है। तो ये जो रसीद है इसको एक्स बाई प्लेन कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और क्या है बाई एक्सिस है। तो एक्स बाई के बीच जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा एक्स बाई प्लेन। अब इस जो पॉइंट होगा इस पर होगा, है नहीं, इस रसीद पर होगा जितना भी पॉइंट होगा। एक्स बाई प्लेन पर पॉइंट होने का मतलब क्या होगा? इस रसीद पर पॉइंट लेना। तो जो इस रसीद पर पॉइंट लीजिएगा तो बताइएगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। अब इस रसीद पर पॉइंट लेना तो कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी कहीं ले सकते हैं। यानी एक्स बाई का डिस्टेंस वेरी करेगा, नहीं करेगा? अलग अलग जगह पर पॉइंट लीजिएगा तो एक्स बाई का डिस्टेंस क्या होगा अलग अलग होगा, लेकिन जेड एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि इधर तो नहीं ले रहे हैं, इधर लेंगे तो रसीद से बाहर होगा, यहाँ लेंगे तो नहीं, यहाँ लेंगे नहीं बाहर, इस पर लेंगे तभी रसीद पर आएगा ना, तभी एक्स बाई प्लेन पर आएगा, तभी क्या आएगा एक्स बाई प्लेन पर आएगा। तो एक्स बाई प्लेन पर जब पॉइंट लीजिएगा तो जेड वहाँ पर क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो एक्स बाई बदलेगा लेकिन जेड हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट लिखाएगा एक्स रहेगा, बाई रहेगा और जेड में क्या होगा 0 होगा। एक्स बाई प्लेन पर कोई पॉइंट दिखाना है तो एक्स बाई 0 क्या दिखाना है एक्स बाई 0। जैसे कि 2 4 0 -3 -5 0, हमेशा बाई जेड क्या रहेगा इसमें 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए बाई जेड प्लेन, समझ में आया कैसे जेड 0 होगा? ठीक है, समझ में आ जाएगा तो याद रहेगा, ऐसा भूलिएगा कभी नहीं, तो फिर बाद में और किसको 0 लेना है। बाई जेड प्लेन है, कौन है बाई जेड प्लेन। इसमें एक्स बाई प्लेन था, बाई नहीं था, जेड नहीं था, तो जेड बराबर 0 होगा। इसमें क्या नहीं है एक्स नहीं, तो एक्स बराबर क्या होगा 0। तो एक्स का स्थान पहला होता है, एक्स का स्थान क्या होता है पहला, तो पहले 0, एक्स नहीं तो एक्स क्या रहेगा 0 रहेगा और बाई जेड, तो 0 और क्या होगा बाई जेड, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 बाई जेड, जिसका जहां स्थान है वहीं पर 0 देना है, ऐसा नहीं कि सब में अंतिम नहीं कर देना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में बाई जेड हो गया ना, जेड एक्स प्लेन पर पॉइंट लेना है, कहाँ पर पॉइंट रहेगा जेड एक्स प्लेन पर पॉइंट, तो उसका क्या होगा बता सकते हैं? हाँ एक्स रहेगा बाई 0 होगा फिर जेड रहेगा, एक्स रहेगा बाई 0 होगा फिर जेड क्या होगा रहेगा। ये हो गया कोई प्लेन पर, तीनों प्लेन होगा एक्स बाई जेड और जेड एक्स, और कोई प्लेन होगा रेडी में तीनों प्लेन ले सकते हैं नाम के अनुसार, एक्स बाई जेड और क्या होगा जेड एक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी एक्सिस पर पॉइंट दिखाना है, जैसे एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, बाई एक्सिस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, समझ रहे हैं, जेड एक्सिस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होगा। अब ये दिखाना है तो उसको कैसे दिखाइएगा, तो जल्दी आगे 6 नंबर में एक्स एक्सिस लिख चलते हैं। एक्स एक्सिस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होगा बताइए, तो क्या होगा एक्स एक्सिस पर
जीरो जीरो होगा। देखिए एक्स वाई जेड है ना, इस पर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस है, इस पर पॉइंट लेना है। तो सपोज यहाँ पर पॉइंट हमने ले लिए है ना, अब यहाँ पर पॉइंट ले लिए, इसके ऊपर है कुछ नहीं है, तो ऊपर मतलब वाई है तो वाई जीरो, इधर भी नहीं है, इधर जेड है तो जेड भी जीरो, तो केवल इधर है एक्स नहीं, डिस्टेंस केवल किसका होगा एक्स का होगा, तो एक्स रहेगा बाकी सब जीरो। तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स रहेगा बाकी सब क्या होगा जीरो जीरो, लेकिन प्लेन में जो नहीं था वो जीरो ऐसे। हाँ प्लेन में क्या होगा ठीक है, एक्स है केवल तो एक्स रहेगा, बाकी नहीं तो सब जीरो जीरो। इसमें एक्स वाई है तो एक्स वाई रहेगा, जेड नहीं तो जेड जीरो, ऐसे भी याद रह जाएगा। इसमें वाई जेड है, एक्स नहीं तो एक्स जीरो और वाई जेड रहेगा, जेड एक्स है तो जेड एक्स रहेगा और जी वाई नहीं तो वाई क्या होगा जीरो। इसमें केवल एक्स है तो एक्स से रहेगा और बाकी सब क्या होगा जीरो। सब बढ़िया से याद हो जाएगा फिगर से भी और ऐसे भी। ठीक है, वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो वाई एक्सिस में क्या होगा एक्स जीरो होगा, वाई रहेगा और जेड क्या होगा जीरो होगा। फिर जेड एक्सिस की बात करते हैं, जेड एक्सिस में क्या होगा जीरो जीरो और जेड, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, केवल क्या होगा जेड रहेगा। तो कहीं भी पॉइंट का किस फॉर्म होगा ये तो पता चल गया, कोऑर्डिनेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेशन का फॉर्म पता चल गया कि कहाँ पर कैसे होगा, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, अब थोड़ा सा इसका इक्वेशन की बात करते हैं, समीकरण का। ये तो कोऑर्डिनेशन की बात करें, कोऑर्डिनेट की बात करें किए हैं है ना, अब इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन समीकरण कैसे निकाला जाता है, पहले एक्सिस का समीकरण निकालेंगे और फिर प्लेन का निकालेंगे, समझे, एक्सिस का और फिर क्या होगा प्लेन का समीकरण निकलेगा। तो एक्स एक्सिस का समीकरण कैसे निकालेगा, सब इसमें प्लेन का ही निकालना है ना, जैसे कि पहले एक्स इक्वेशन ऑफ एक्स बाय प्लेन का निकालना है, एक्स बाय प्लेन, एक्स बाय प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो उसमें जेड बराबर जीरो लिखिएगा सिंपल। बाय जेड प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो क्या देगा एक्स बराबर क्या होगा जीरो होगा। फिर जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो उसमें क्या देगा बाय बराबर क्या होगा जीरो होगा, बाय बराबर क्या होगा जीरो। वही कंसेप्ट यहाँ भी है, देखिए वही कंसेप्ट यहाँ भी है, इसको इधर इसको इधर। ठीक है, ये एक्स है ये बाई, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो एक्स बाई तो बदलते रहेगा, इसका मतलब इस प्लेन का इक्वेशन निकालने में हर एक प्लेन पर कहीं भी जाइएगा तो जेड क्या रहेगा जीरो, तो हम जनरली क्या कर देंगे जेड बराबर जीरो बोल देंगे। जैसे कि पढ़े तो 2D में एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होता है वाई बराबर जीरो होता है, जेड एक्सिस का समीकरण क्या होता है, अच्छा वाई एक्सिस का समीकरण निकालते क्या होता है एक्स बराबर जीरो होता है। इसमें भी वही कंसेप्ट है, एक्स बाई प्लेन का इक्वेशन तो जेड जीरो, बाय जेड प्लेन का इक्वेशन तो एक्स जीरो, और जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन तो क्या होगा बाय जीरो। यहाँ तक भी बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन का, क्या करते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए शांत रहिए, दो टर्म सीखना है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो पहले लिखते डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो को हम शॉर्ट में क्या लिखे DRS, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, इसको शॉर्ट में लिखे DRS और इसको क्या लिखे DSDC, शॉर्ट में DC एपोस्ट्रोफ क्या होगा यस, शॉर्ट में निकालता है DR एपोस्ट्रोफ यस और DC एपोस्ट्रोफ क्या होगा यस करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मान लेते हैं कोई पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ पर A B और क्या है C है, ये पॉइंट ABC दिया हुआ है, ठीक है। ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेशन ABC है, ए पॉइंट मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेशन क्या है ABC है। अब इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाइएगा, इस पॉइंट को ओरिजिन से क्या करते हैं
मिलाते हैं तो ये जो मिला है ओ ए पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या है? तो इसमें देखिए शांत रहेगा, पॉइंट जो है ए यानी ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट ए बी क्या है? सी है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर जो होगा ओ ए है, क्या है? ओ ए बराबर क्या है? ए आई प्लस बी जे प्लस क्या हो गया? सी के। ये है पोजीशन वेक्टर। ये क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर आई जे के लगाइएगा, ओ आई ए आई प्लस बी जे प्लस क्या हो गया? सी के। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा एक्स एक्सिस में यदि इसका देखा जाए इस पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा। क्या होगा? यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस क्या होगा? ए। इस पर खींचे परपेंडिकुलर, तो बाई एक्सिस में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। यहाँ से ज़्यादा दूरी क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। और यहाँ से यदि परपेंडिकुलर मिलाइएगा ऐसे, यहाँ से यदि परपेंडिकुलर मिलाइएगा इस तरह से, ये जेड एक्सिस में डिस्टेंस क्या होगा? सी होगा। क्या हो जाएगा? सी। ये वाला दूरी क्या दिखाएगा? सी दिखाएगा। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बी, ये डिस्टेंस क्या होगा? सी। क्योंकि ये लाइन प्लेन पर नहीं है, ऐसे है, क्या है? इस तरह से। और इस पॉइंट को जब यहाँ से मिलाइएगा, इस पॉइंट ये जो लाइन में इस तरह से ऐसे है, और यहाँ पर मिलाइएगा तो वो डिस्टेंस क्या होगा? सी होगा। इसको क्या मिलाते हैं? सी करते हैं। तो जो जिस पॉइंट का एक्स एक्सिस में डिस्टेंस होगा वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा, वाई एक्सिस में डिस्टेंस होगा वो भी डायरेक्शन रेशियो में आएगा, जेड एक्सिस में डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या हो गया? किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो का मतलब हो गया कि तीनों एक्सिस के अलाउंग उसका डिस्टेंस कितना कितना है। समझ यहाँ पर? तीनों एक्सिस के अलाउंग उसका डिस्टेंस क्या है? कितना कितना है, यही उसका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। जैसे कि तीन एक्सिस इस तरह से, तीन एक्सिस ये लिए हैं सपोर्टेड, ऐसा दिया हुआ है, तीन एक्सिस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए, अब यहाँ से इस पॉइंट से इसका दूरी क्या है? इस पॉइंट से इसका दूरी क्या है? इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर दूरी क्या है? तो तीनों दूरी जो होगा डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो। तो दूरी निकालना बहुत आसान है। एक्स एक्सिस में ये दूरी होगा, वाई एक्सिस में ये होगा, जेड एक्सिस में ये रहेगा। प्लस है तो प्लस में होगा, माइनस है तो माइनस में होगा। तो डायरेक्शन रेशियो प्लस माइनस दोनों होता है समय के अनुसार। समझ रहे हैं? प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला क्या रहेगा? माइनस में। तो पोजीशन वेक्टर ये निकल गया। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या बोलिएगा? डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो होगा ए होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंड क्या होगा? सी। ए बी एंड क्या होगा? सी। ये डायरेक्शन रेशियो में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब बताइएगा जब पोजीशन वेक्टर ये खींचे हैं ओ ए, जिसको ओरिजिन से मिलाए हैं, ये तीनों एक्सिस से अलग अलग कोण बनाएगा या सेम भी कोण बना सकता है। तो एक्स एक्सिस से जो कोण बनाएगा उसको हम अल्फा मानते हैं। एक्स एक्सिस ये है ना, इसके साथ जो कोण बनाएगा उसको क्या मानेगा? अल्फा। एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा वो अल्फा होगा। ठीक है? और बाई एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा वो क्या होगा? बीटा हो गया। और जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा वो क्या होगा? गामा होगा। समझ में आया? ये तीनों एक्सिस के साथ कोण बनेगा। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, बाई एक्सिस के साथ वाला को बीटा मानते हैं, जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनेगा क्या मानते हैं? गामा मानते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो कोई भी पॉइंट दिया हो तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा तो जो पोजीशन वेक्टर है उसका डिस्टेंस क्या होगा वो भी निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस ओ ए कैसे निकलेगा पता है ना? ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ए माइनस जीरो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, बी माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस जीरो का क्या होगा? होल स्क्वायर और अंडर रूट। क्या हो जाएगा? इसको ऐसे भी या तो ऐसे करके मॉडल्स भी लगाइए। बात बराबर ही है। तो इंप्लाई ओ ए का जो मॉडल्स होगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये निकल गया। इसका डिस्टेंस भी वो से ए तक की दूरी भी निकल गया। समझ में आया? तो पॉइंट ही केवल दिया हुआ है, सब कुछ निकल रहा है। पोजीशन वेक्टर भी निकल रहा है, डायरेक्शन रेशियो भी निकल रहा है और पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है? सी स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब बात रह गया डायरेक्शन कोसाइन का। अब क्या रह गया? डायरेक्शन कोसाइन।
ये कैसे निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन में होता है एक कॉस अल्फा होता है, एक लिखते हैं यल बराबर मानते हैं, और यल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा। अब कॉस का नियम जानते हैं कि आधार बटे क्या होता है, कर्म, बेस बटे हाइपोटेनस, ये होता है ना कॉस बराबर, बेस बटे क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इसमें बेस क्या है बताइए, तो कॉस अल्फा की बात करते हैं, एक्स एक्सिस वाला बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस क्या लिए थे, यहाँ पर कुछ कोई दिक्कत नहीं, उल्टा मान लिए ना, एक्स वाला में ए मानना चाहिए था ना, इधर इधर बी माना चाहिए, इधर क्या माना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा भी मानेंगे तो भी वही आएगा, सीधा भी माने तो भी वही आएगा, ठीक है। एल बराबर कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा में क्या होता है, एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, तो एक्स एक्सिस आधार होगा, और ये तो ओए जो होगा क्या होगा, कर्म होगा, ये समझ रहे हैं। 3D का फिगर थोड़ा समझाना मुश्किल होता ही है, ऐसा बात नहीं, और आप लोग थोड़ा चलिए ठीक है। देखिए ये 3 डायमेंशन में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक है जेड एक्सिस, ठीक है। कोई पॉइंट है एक अलग से, ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है, रेड वाला क्या है, पोजीशन वेक्टर है, बीच इस तरह से, और इसका लेंथ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, यही लेंथ होगा ना इसका लेंथ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, अंडर रूट। अब इसको यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर खींचेगा, एक पेन और दीजिए, इससे इस पर परपेंडिकुलर खींचेगा इस तरह से, जब परपेंडिकुलर क्या देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, मार्कर पर जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, a होगा, क्या होगा a, और रेड वाला डिस्टेंस होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा सी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ एंगल बन रहा है अल्फा, ये एंगल क्या बन रहा है अल्फा, तो क्या होगा बता सकते हैं, आधार बटे बेस बटे हाइपोटेनस नहीं होगा, तो a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया। इस पर चलते हैं, मान लीजिए इस पर चल रहे हैं, इस पर चलते हैं, ये मान लेते हैं बाई एक्सिस है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे खींचाएगा, नहीं खींचाएगा बाई एक्सिस पर, ये कोण बीटा बनेगा, ये कोण क्या बनेगा बीटा, तो बेस तो ये रहेगा बाई बी, क्योंकि इसमें जो लेंथ होगा वो बी होता है ना, बाई एक्सिस में लेंथ को हम क्या माने थे बी माने थे, ये बेस क्या रहेगा बी रहेगा, और कर्म तो वही रहेगा रेड वाला, कर्म क्या रहेगा हाइपोटेनस तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझ में आ रहा बढ़िया से फिगर, तो 3D का फिगर तो अलग से समझाना ही पड़ेगा, तो पढ़िए कलम। तो यहाँ पर देखिए a बटे a अपन हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ये यम निकल गया, यम निकालना है तो cos बीटा, और cos बीटा बराबर क्या होगा b अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर। इसी प्रकार से यम निकालना है तो cos गामा, और cos गामा क्या होता है c अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। इस प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन निकलता है, क्या निकलेगा डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन। इसका रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा एल एम एन से, डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि ऊपर जो भी है लिखा हुआ ए जो है डायरेक्शन रेशियो है, ऊपर बी जो है वो भी क्या है डायरेक्शन रेशियो है, और सी जो क्या है डायरेक्शन रेशियो है। मतलब डायरेक्शन रेशियो में जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं पोजीशन वेक्टर का, तब हमें क्या मिलता है डायरेक्शन कोसाइन मिलता है, तब क्या मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ रहा है। तब अब डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन क्या होता है आपस में, ये देखना है, ऑलरेडी जो बता चुके हैं भी हमने, क्या यहाँ पर पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कितने होते हैं 3, कितने निकलेगा 3 निकलेगा। तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में चर्चा करना है। तो इसका रिलेशन ये होगा, स्क्वायरिंग करके जब जोड़िएगा ना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस क्या होगा एन स्क्वायर, तो 1 आएगा, क्या आएगा 1। इसका भी हमने प्रूव कर चुके थे, नहीं तो होगा तो नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 होगा। स्क्वायरिंग कीजिएगा तो देखिए ए स्क्वायर ये रूट कटेगा, प्लस फिर बी स्क्वायर ये रूट कटेगा, प्लस सी स्क्वायर ये रूट कटेगा,
तो जुटेगा तो ऊपर भी उतने ही जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा सी स्क्वायर, नीचे भी उतना ही रहेगा, तो कट के क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका रिलेशन क्या होता है एक होता है। इसी को आप ऐसे भी सब्स्टिट्यूट करके cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर कर सकते हैं बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर क्या हो गया गामा बराबर क्या होगा एक होगा, बराबर क्या हो जाएगा एक होगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आज क्या पढ़ना, डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट मतलब वैसे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सीखना है जो दो बिंदु से पास कर रहा हो, दो बिंदु से गुजर रहा हो, उससे निकालने के लिए सीखना है। समझ रहे ना? पर दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का दिक कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन मतलब समझते हैं ना, cos अल्फा निकालना है, cos बीटा निकालना है और क्या निकालना है cos गामा निकालना है, ये तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब। चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन है, एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है। इसका कोऑर्डिनेशन जो है x1 y1 और क्या है z1, ऐसा कोऑर्डिनेशन है x2 y2 और क्या है z2। इसका निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, इसका क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो निकलेगा तभी डायरेक्शन कोसाइन भी निकलेगा ना। तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेगा। समझ में आ रहा कंडीशन? लाइन ए बी है, दो पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1 और x2 y2 और क्या कर रहा है z2 से पास कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो किस तरह से निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो में होगा x1 माइनस x2, x1 माइनस क्या होगा x1 माइनस x2 कॉमा देकर y1 माइनस क्या होगा y2 और कॉमा देकर z1 माइनस क्या देगा z2, या उलट के भी घटा के निकाल सकते हैं। x2 माइनस क्या हो गया x1 कॉमा देकर y2 माइनस क्या हो गया y1 और z2 माइनस क्या हो गया z1। तो ये डायरेक्शन रेशियो निकला है। इधर से इधर घटाइए या तो इधर से इधर घटाइए, दोनों कंडीशन में दोनों तरह से डायरेक्शन रेशियो निकलेगा, ए में से बी को घटाने पर भी और बी में से ए को घटाने पर भी। ध्यान यही रखना है कि x वाला x से घटेगा, y वाला y से, z वाला z से घटेगा। इस तरह से क्या निकल गया डायरेक्शन रेशियो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात रह गया डायरेक्शन कोसाइन का, क्या रह गया डायरेक्शन कोसाइन का। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालिएगा, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या होगा होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का क्या होगा होल स्क्वायर और सब का अंडर रूट रहेगा, सब का अंडर क्या हो गया रूट। इस तरह से ए बी निकल गया। समझ रहे क्या निकल गया ए बी। अब डायरेक्शन कोसाइन में एल एम एन होता है, एल को cos अल्फा लिखते हैं, एम को cos बीटा लिखते हैं और एन को cos गामा लिखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या होगा, पहले यल होगा, यल बराबर cos अल्फा। अब cos अल्फा का मतलब क्या होगा, पहला वाला ऊपर करना है x2 माइनस x1 ऊपर, x2 माइनस x1 और नीचे पूरा परिमाप वैल्यू कितना है ए बी, इसका लंबाई कितना है ए बी, तो नीचे ए बी लिखा है। ए बी के जगह पर यही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा ना। ये रखा है ए बी की जगह पर, तो हम केवल यहाँ पर ए बी रखते हैं, पता चल जाएगा किसके जगह पर ये रखना है। तो ये बराबर cos अल्फा जो निकलेगा x2 माइनस x1 अपॉन ए बी। यम बराबर जो निकलेगा cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अब बटे फिर क्या होगा ए बी हो जाएगा। n बराबर जो होगा cos गामा जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। z2 माइनस z1 अपॉन क्या हो गया ए बी हो गया। उलट कर भी निकलेगा,
x1 माइनस x2 अपॉन ए बी, y1 माइनस y2 अपॉन बी क्या रहेगा ए बी, और z1 माइनस z2 अपॉन बी क्या होगा ए बी। इस तरह से उलटकर भी निकलेगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो भी दो तरह से निकला है ना, दो तरीका से निकला डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होगा दो तरीका से निकलेगा। और नीचे में ए बी सबका मान क्या रहेगा सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब इस पर देखिए एक एग्जांपल देखिए, एक क्या देखना है एग्जांपल, कोई लाइन है जो दो पॉइंट से गुजर रहा है, एक पॉइंट ए है और ये जो है -1 है, 2 है, 5 है, और एक पॉइंट बी है, बी जो है 4 है, 3 है और 0 है, 4 है, 3 और क्या है 0 है। इसका निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए a बराबर जो निकालेगा x1 में से x2 को घटाइएगा, तो a में से b को घटा कर लेके चलते हैं, आप b में से a को भी घटा कर लेके चलिएगा तो बात बराबर रहेगा। तो a में से b को घटाना है तो -1 और घटाओ क्या है 4, तो क्या हो गया -5, x वाला निकल गया ना a का मान, फिर b निकालना है तो क्या करना है 2 घटाओ 3, तो 2 माइनस क्या हो गया 3 बराबर माइनस क्या हो गया 1। c निकालना है तो क्या कीजिएगा 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से निकल गया a में c का मान। उलट के घटाइएगा तो ये प्लस और ये क्या होगा माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई एक लेकर चलते हैं, फिर अंत में प्लस माइनस कर देंगे, अंत में क्या कर देना है प्लस माइनस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। ठीक है, अब निकालना है डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालना है डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले ए बी निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा ये भी पता है, क्या होगा -1, इसमें से इसको घटा कर स्क्वायरिंग करते जाइएगा, -1 घटाओ 4 का होल स्क्वायर प्लस, फिर 2 घटाओ 2 माइनस क्या होगा 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 3 घटेगा होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और सब का अंडर क्या रहेगा रूट रहेगा, सब का अंडर क्या हो गया रूट हो गया। उसके बाद इसको किस तरह से हल कीजिए जो देखिए, घटेगा तो -5 का स्क्वायरिंग 25 क्या हो जाएगा 25, तो ए बी बराबर हो गया 25 हो गया, फिर प्लस घट गया तो -1 का स्क्वायरिंग 1 प्लस 1, तो 25 प्लस 1 हो गया, फिर प्लस घटेगा तो 5 का स्क्वायरिंग क्या होगा 25, तो फिर प्लस 25, फिर प्लस 25 अंडर रूट 25 में 50 से कितना होगा 51 निकल गया। ए बी क्या निकल गया 51 निकल गया। इसलिए अब यल निकालना है। यल बराबर क्या होगा पता ही है, -5/a/ab, इतना में ए बी से भाग देना है, फिर बी में ए बी से भाग देना है, फिर सी में क्या करना है ए बी से भाग देना है। तो क्या होगा a/ab यानी -5/√अंडर क्या होगा 51। यम निकालना है तो b/ab क्या देगा, तो क्या देगा -1/√अंडर क्या होगा 51। यम निकालना है तो c अपॉन क्या देगा ab, तो c के जगह पर क्या रखा 5 अपॉन क्या देगा √अंडर 51। इस प्रकार से LMN जो निकल गया डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। क्या निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। तो जनरल डायरेक्शन कोसाइन को यहाँ जो देखा जाए शॉर्ट में DCS में हो गया। DCS में कौन आएगा देखिए -5/√51 कॉमा -1/√51 फिर कॉमा 5/√अंडर क्या होगा 51, या उलटिएगा तो क्या होगा +5/√51 1/√अंडर क्या होगा 51, और फिर -5/√अंडर क्या होगा 51 होगा। ये वाला कब आएगा जब b में से a को घटा कर निकालिएगा तब आएगा। तो a को निकालना है और फिर साइन चेंज करके दूसरा भी क्या करना है लिख देना है। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकाला जाता है। कब, जब कोई भी लाइन दो पॉइंट से गुजर रहा है ना, समझ आया, पर जब कोई भी लाइन क्या होगा दो पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से निकाल सकते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया। देखिए अभी जो पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस है ना, स्पेस में तो बताया थे जो 3 डायमेंशन में होता है। आज हम वैसे लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सीखेंगे जो 3 डायमेंशन में हो, तो स्पेस में हो। तो स्पेस में इक्वेशन लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 कंडीशन होता है ना। एक कंडीशन क्या होता है
कि लाइन किसी पॉइंट से गुजर रहा है और उसका डायरेक्शन आपको मालूम है, यानी किसी दिए गए वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। समझ यहाँ पर? तो पहला कंडीशन क्या होगा, इट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। यह किसी दिए गए पॉइंट से क्या कर रहा है, गुजर रहा है और किसी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, यानी इसका डायरेक्शन आपको मालूम है, दिया गया है। समझ यहाँ पर? तो उस प्रकार के लाइन का इक्वेशन क्या होगा और कैसे निकलेगा। दूसरा क्या है कि जब लाइन दो बिंदु से गुजरता है, इट पासेस थ्रू क्या होगा, 2 पॉइंट्स। जब लाइन 2 पॉइंट से गुजर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। क्या समझे, कुछ समझ में आया? पहला कंडीशन क्या है कि लाइन है किसी एक पॉइंट से गुजर रहा है, ये पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट से गुजर रहा है और किसी दिए गए वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ये कंडीशन दिया रहेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना, लाइन किसका निकालना है, एल का। समझ रहे हैं? और दूसरा कंडीशन क्या है कि लाइन केवल 2 पॉइंट से गुजर रहा है, बस किससे गुजर रहा है, 2 पॉइंट से गुजर रहा है, ए से और क्या रहा है, बी से गुजर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये निकालना है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिया रहेगा लाइन के बारे में। पहला कंडीशन रहेगा किसी पॉइंट से गुजर रहा है और किसी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। किसी वेक्टर का पैरेलल का मतलब इसका दिशा दिया हुआ है, यानी पॉइंट दिया हुआ है और डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या निकलेगा, समझ रहे हैं? और दूसरा क्या है, 2 पॉइंट से गुजर रहा है, तो इक्वेशन क्या निकलेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कितने टाइप का इक्वेशन पढ़ना है लाइन का, 2 टाइप का पढ़ना है। कितने टाइप का पढ़ना है, 2 टाइप का। पहला टाइप क्या हो गया कि लाइन किसी पॉइंट से गुजर रहा है और उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी किसी दिए गए वेक्टर के पैरेलल है। पहला टाइप हो जाएगा ना। और दूसरा टाइप क्या हो गया कि लाइन 2 पॉइंट से गुजर रहा है, बस लाइन क्या होगा, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो पहले वाले हम डिस्कस करते हैं, इट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज ए गिवन डायरेक्शन। पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं, इतना तो हो जाएगा, लिखा जाएगा। चलिए 1 नंबर में डिस्कस करेंगे। एक्स वाई जेड एक्सिस बना दीजिए इस तरह से। इधर जेड हो गया, इधर वाई हो गया, इधर क्या हो जाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया ना भैया। मान लेते कोई लाइन ये है इस तरह से, ये कोई लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है। और ये लाइन को यल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यल। कोई दिक्कत नहीं। और ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है। जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, ये वाला वेक्टर। इसको मिलाइएगा मूल बिंदु से, जो लाइन होगा वही क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। ये हो गया स्मॉल है और मूल बिंदु ओरिजिन को ओ लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये लाइन है यल है, जो पॉइंट ए से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल है, यानी ओ ए बराबर क्या हो गया, स्मॉल है। ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये लाइन किसी दिए गए वेक्टर के पैरेलल है। दिए गए वेक्टर क्या है, पहले तो कौन सा वेक्टर दिया गया है, तो बी। ये क्या है, बी, यानी बी वेक्टर के जिधर दिशा होगा उधर ही इस लाइन का दिशा होगा। इधर बी का दिशा होगा उधर ही क्या होगा, इस लाइन का दिशा होगा। यानी लाइन का डायरेक्शन मालूम है। लाइन का डायरेक्शन क्या है, बी के डायरेक्शन के अलोंग है। किधर है, बी के डायरेक्शन के अलोंग। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, कोई भी लाइन का जब इक्वेशन निकालना होता है तो उस पर हम पहले जनरल पॉइंट रखते हैं। ये क्या लेते हैं, जनरल पॉइंट। तो मान लेते हैं कहीं पर एक कोई जनरल पॉइंट आर है ना, क्या मान लिए, आर। ये जनरल पॉइंट हो गया। आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। ये पॉइंट हमें पता नहीं है, कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ इधर उधर उधर कहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट फिक्स है। ये पॉइंट फिक्स है कि यहीं पर होगा। क्यों होगा यहीं पर, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पता है। लेकिन इसका फिक्स नहीं, आप यहाँ भी लीजिए, इधर भी लीजिए, इधर भी लीजिए, इधर भी लीजिए, इधर इधर कहीं भी ले सकते हैं आर बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ पर लिए हैं आर बराबर, वहाँ से यदि ओरिजिन को मिलाइएगा तो ये हो जाएगा स्मॉल आर। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। इसका पोजीशन वेक्टर यही लिया था ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, इसकी डायरेक्शन क्या, इधर की ओर। समझ में आ रहा होगा? फिगर में कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए फिगर में क्या दिख रहा है, पता चल जाएगा ना कि मान लेते लेट्स ए लाइन यल पासेस थ्रू पॉइंट, क्या हो गया, थ्रू पॉइंट ए विच, थ्रू पॉइंट क्या देगा, ए विच पोजीशन वेक्टर इज, विच
पोजीशन वेक्टर इज क्या देगा स्मॉल a एंड लाइन इज पैरेलल टू क्या देगा पैरेलल टू क्या देगा b और b के क्या है पैरेलल है, इतना मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, हियर OA इक्वल टू क्या लिखा है स्मॉल है, OA इक्वल टू क्या हो गया स्मॉल है, OA स्मॉल है ना होगा, OB इक्वल टू क्या हो जाएगा OR इक्वल टू स्मॉल r, OR इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल r, ये हो गया OR स्मॉल r है ना। और AR नहीं पता है, AR पता है नहीं पता है, तो AR कैसे निकालेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या निकालना है हमें AR, चलिए ठीक है। तो AR आपको पता ही नहीं है, ठीक मतलब है पता AR। इस ट्रायंगल में चल रहे हैं AOR में, इसमें चलना है इन ट्रायंगल्स AOR। इसमें क्या देख रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा बता सकते हैं, तीन वेक्टर है ना, एक OA OR और AR। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा OR होगा, जिसका हेड और टेल मिलता हो क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर ना जगह, वो क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा OR होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा OR इक्वल टू जो होगा OA क्या हो जाएगा OA अब प्लस क्या हो जाएगा AR, OA अब प्लस क्या हो जाएगा AR, क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर जो OR बराबर होगा वो क्या होगा OA अब प्लस क्या हो जाएगा AR। इसी तरह से होगा ना, यानी OA और AR को जोड़िए तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा OR मिलेगा। अब हमें निकालना है OA नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है AR निकालना है। क्या निकालना है क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी पता ही है, तो इसको इधर ले आइए, तो OR माइनस OA इक्वल टू क्या हो जाएगा AR। तो इम्प्लाई OR की जगह पर स्मॉल r क्या लिखा जाएगा स्मॉल r, OA की जगह पर क्या हो गया स्मॉल a माइनस बराबर क्या हो गया AR। तो इम्प्लाई AR इक्वल टू क्या लिखिएगा, देखिए तो R और माइनस क्या हो गया A, कोई दिक्कत नहीं है, R माइनस क्या हो गया A, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1। समझ में आया था किसी को दिक्कत? कौन सा नियम लगाए हैं ट्रायंगल्स लॉ है, वेक्टर एडिशन ऑफ क्या होता है ट्रायंगल्स लॉ। तो ट्रायंगल्स के नियम से हमने वेक्टर को ऐड किया है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये निकलेगा OA OR, तो OR इक्वल टू क्या हो जाएगा OA प्लस AR है ना। वह अब निकालना हमें है AR, तो OR में से OA क्या करना है हटा देना है, AR निकालना है। तो देखिए इधर OA प्लस में था, इधर आ गया क्या हो जाएगा माइनस में, तो OR माइनस OA हो गया, और OR की जगह पर स्मॉल r और OA की जगह पर क्या हो गया स्मॉल a, तो स्मॉल r माइनस क्या हो जाएगा स्मॉल a। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब चलते हैं देखिए अलग से, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों, ये लाइन दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल है। और जब दो वेक्टर पैरेलल रहेगा तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, या दो लाइन जब पैरेलल रहेगा तो क्या लिखा जाता है, किसी एक लाइन को कोई स्केलर से गुना करने पर दूसरे लाइन आएगा, या दो वेक्टर पैरेलल रहेगा तो किसी एक वेक्टर को स्केलर से गुना करने पर क्या आएगा दूसरे वेक्टर आएगा। समझ रहे हैं पैरेलल का मतलब यही होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंस क्या बोलेगा, सिंस AR जो है पैरेलल है B के, AR जो है पैरेलल किसका है B का है, तो AR पैरेलल B का, इसलिए हम लिखेंगे AR बराबर लैम्डा B। AR बराबर क्या लिखेगा लैम्डा B, लैम्डा एक स्केलर हो गया, लैम्डा एक क्या हो गया स्केलर हो गया। समझ रहे यहाँ पर पढ़ाते हैं कि दो वेक्टर जब पैरेलल रहेगा तो एक को किसी स्केलर से गुना करने पर क्या होगा दूसरे वेक्टर के बराबर आएगा ना आएगा। तो AR बराबर क्या होगा लैम्डा B, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 2। अब 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, 1 एंड 2 से क्या देख रहे हैं, समझ यहाँ पर R माइनस A बराबर लैम्डा B क्या हो जाएगा, दोनों में AR निकला है तो R माइनस A बराबर क्या हो गया लैम्डा B हो गया, R माइनस A बराबर लैम्डा B। ये निकल गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या निकल गया इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। किस लाइन का इक्वेशन, जो किसी पॉइंट से गुजर रहा है और जिसका डायरेक्शन हमें पता है। समझ आया पर
तो ये पॉइंट ए से गुजर रहा है, एक पॉइंट ए से गुजर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है और ये बी के क्या है पैरेलल है। आज ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकला है, किस फॉर्म में निकला हुआ पता है? ये वेक्टर फॉर्म में निकला है। किस फॉर्म में निकला है? वेक्टर फॉर्म में निकला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। क्या निकालना है आपका? कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकलेगा उसके बारे में देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इतना पहले। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म तो निकल गया ना, अब निकालना है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में तीन वेक्टर यहाँ पर है, ए बी और एक आर है। ये लैम्डा तो स्केलर है ना, लैम्डा क्या है स्केलर। तीन वेक्टर है ए बी और क्या है आर है। ठीक है, तो आर जो था जिसको हम जनरल पॉइंट माने थे, क्या माने थे? जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट तो पता नहीं रहेगा, तो उसको एक्स आई प्लस बाई जे आप प्लस क्या देते हैं जेड के करके लिखिएगा। जनरल पॉइंट को एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। एक्स बाई जेड कितना है जो मालूम नहीं है, एक्स क्या होगा बाई क्या होगा जेड का ये सब पता भी नहीं है, क्योंकि जनरल पॉइंट लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट जो था ये जनरल पॉइंट हो गया। और जो पॉइंट था जो दिए गए पॉइंट था वो ए था। ए को मानना है a1 i प्लस b1 j प्लस क्या हो गया प्लस c1 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। या तो x1 मान सकते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं। x1 जो भी मानिए, क्या माने x1 वाला कि a1 वाला है ना, x1 मान लेते हैं। ठीक है, a1 ही मानते हैं, x1 ही मानते हैं। x1 i प्लस y1 j प्लस क्या हो गया z1 के। x1 i प्लस y1 क्या हो गया प्लस z1 क्या हो गया के। तो ये पॉइंट है x1 y1 और z1। नहीं होगा तो नोट मान लीजिए x0 y0 और z0 जो भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। और वेक्टर कौन था जिसका पैरेलल दिया था? वो b का था। तो b को मानेगा a i प्लस क्या होगा bj प्लस क्या हो गया c के। ai प्लस bj और प्लस क्या हो गया c के। इस तरह से पहले कंसीडर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बैठा देना जो वेक्टर फॉर्म में निकला है। देखिए r माइनस सिंस जानते हैं कि r माइनस ए बराबर क्या होता है लैम्डा बी। क्या होता है r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा बी। तो r के जगह पर क्या रखाएगा एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस क्या हो जाएगा जेड के और माइनस ए की जगह पर क्या हो जाएगा x1 i प्लस y1 j और प्लस z1 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। और लैम्डा का लैम्डा हो गया। और b की जगह पर क्या लिखाएगा ai प्लस bj और प्लस क्या हो गया c के। ये p की जगह पर रखा है। तो कुछ नहीं किए, जनरल पॉइंट को xi बाई जे प्लस जेड के मान रहा है। जो पॉइंट से गुजर रहा है x1 y1 z1 मान लिए, जिस वेक्टर के पैरेलल है a b और क्या करके c मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो वेक्टर फॉर्म में निकला था इक्वेशन उसमें सबका वैल्यू हमने रख दिए है ना, r का भी रखा गया, a का भी रखा गया और b का भी रखा गया। अब इसको हल कर दीजिए, सॉल्व करने के लिए आता है ना, घटाना है। तो x माइनस x1 और इसमें क्या होगा i प्लस y माइनस y1 और क्या होगा j, मतलब i वाला में घटेगा, j वाला में घटेगा और k वाला में घटेगा। तो z माइनस z1 इसमें क्या हो जाएगा k। इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर लिखिए लैम्डा ए आई लिखाएगा प्लस लैम्डा बी जे और प्लस लैम्डा सी क्या हो गया के। दोनों तरफ वेक्टर जो है इक्वल है ना। देखिए ये वेक्टर अब बराबर क्या है ये वेक्टर। तो बाय द इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से क्या समझ पड़े थे कि दो वेक्टर तभी इक्वल होता है जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होगा इक्वल होगा। मतलब x वाला x के बराबर, y वाला y के, यानी i वाला i के बराबर, j वाला j के बराबर, k वाला k के बराबर होना चाहिए ना बच्चे। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, तो x माइनस x1 बराबर लैम्डा a लिखाएगा। दूसरा क्या लिखाएगा y माइनस y1 बराबर लैम्डा b, y माइनस y1 बराबर क्या लिखाएगा लैम्डा b। और तीसरा क्या लिखाएगा z माइनस z1 बराबर लैम्डा c। क्योंकि इतना वेक्टर बराबर इतना वेक्टर है तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर i के बराबर। तो x माइनस x1 इसमें क्या है लैम्डा है तो बराबर लैम्डा है। y माइनस y1 इधर
इधर क्या है लैम्डा पी, तो बराबर क्या हो गया लैम्डा पी। जेड माइनस जेड वन, इधर क्या है लैम्डा सी, तो लैम्डा सी। तो आई दोनों तरफ, जे दोनों तरफ, के दोनों तरफ, ये सब क्या होता है कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसको हल कीजिएगा तो ए को इधर लाए तो भागा हो जाएगा जगह एक्स माइनस एक्स वन बटे क्या होता है ए बराबर लैम्डा। इसमें भी क्या कीजिए देखिए इम्प्लाई बी को इधर लाए तो भागा हो जाएगा पाई माइनस पाई बटे बी बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा। इम्प्लाई इसमें भी सी रहे तो भागा होगा तो जेड माइनस जेड वन अपन सी बराबर क्या हो गया लैम्डा हो गया। तीनों को देखिए तीनों बराबर लैम्डा है ना, तीनों बराबर क्या है लैम्डा। तो तीनों को एक साथ लेकर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हो गया x माइनस एक्स वन अपॉन ए। देखिए तीनों को लेकर एक साथ x माइनस एक्स वन अपॉन क्या है ए बराबर बाई माइनस बाई वन अपॉन बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन क्या हो गया सी बराबर क्या हो गया लैम्डा हो गया। ये जो निकला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, ये क्या है इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। और किस लाइन का है, तो जब किसी पॉइंट से गुजर रहा है और दिए गए वेक्टर के पैरेलल है ना। ये हो गया इक्वेशन का किस फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में। ये किस फॉर्म में हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में भी निकालने के लिए रहता है और कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालने के लिए रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। अब कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, वेक्टर फॉर्म में निकालना रहेगा, तो इसी से मिल जाएगा। देखिए इसमें ए बी सी है, इसमें आई जे के लगाइएगा तो ये हो जाएगा बी वेक्टर ना जाएगा क्या होगा बी वेक्टर। अब माइनस एक्स वन बाई वन जेड वन है, इसमें एक्स वन आई बाई वन जे जेड वन के लगा दिया हो गया ए वेक्टर। और इस पॉइंट वाला क्या हो जाएगा ए वेक्टर, और एक्स बाई जेड क्या हो गया आर वेक्टर। तो कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में मिल जाएगा। यदि इक्वेशन कहेगा निकालने के लिए किसी पॉइंट का, तो देखना है कि कंडीशन किस में दिया हुआ है, कार्टेशियन में दिया हुआ है कि वेक्टर में दिया। वेक्टर करके लिखा रहेगा आई जे के करके लिखा रहेगा, तो इस फॉर्म में निकाल कर ही निकालना होगा। कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा जैसे पॉइंट 2 3 4 5 ऐसे करके दिया रहेगा, और किसी वेक्टर के पैरेलल दे रहा है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा। वेक्टर नहीं दिया रहेगा तो फिर कार्टेशियन फॉर्म में निकाल कर क्या करना है वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो इसका जो एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में चलेंगे।